हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडे ने किस तरीके से डिस्कवर किया और इसने कितना बड़ा चेंज लाया फिजिक्स के दुनिया में। और जो आज हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, आज हमें घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका लिंक है फैराडे के उस सोच पर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, किताब में जो लिखा हुआ है पढ़ के वो समझ में नहीं आता। ये आप अगर पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे। तो क्या चेंज है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और जो किताब में लिखा हुआ है वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मैं हर एक वर्ड को पहले एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहां से? तो क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक, मतलब कि कहीं ना कहीं मैग्नेट का हेल्प लिया जाएगा। तो मैग्नेट के हेल्प से करंट को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जहां कहीं भी इंडक्शन वर्ड दिखे आप समझ लेना कि किसी चीज को वहां क्रिएट किया जाना है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंडक्शन बोलते हैं, राइट। तो इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। द phenomenon of producing induced current by the help of changing magnetic field is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करने का जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने जो भी करंट पढ़ा है उस करंट में हम क्या देखते थे कि एक बैटरी का इस्तेमाल या एक सेल का इस्तेमाल हम करते थे और उसी सेल से हमें करंट मिलता था। तो सेल से मिलने वाला करंट बैटरी करंट या कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा कोई अरेंजमेंट आपके पास हो जिसमें कोई भी सेल कोई भी बैटरी ना हो, लेकिन फिर भी वो उस सर्किट में करंट कहीं से आ जाए, उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में टरबाइन के बारे में थोड़ा आप जानते होंगे कि जब टरबाइन पर किसी हाइट से पानी को गिराया जाता है और टरबाइन घूमता है तो वहीं से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो वहाँ तो कोई बैटरी लगा नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो गया? तो उस तरीके के करंट को जो बिना बैटरी के आ जाए क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट बनेगा, ये तो एक डेफिनेशन में नोट किया। अब इसी को समझने के लिए हम एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अपनी किताब में लिखा नहीं होगा अगर आप देखोगे तो, बट ये आपको आना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ 10th के लेक्चर में इस चीज़ को। मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे, इट इज़ डिफाइंड as the magnetic field lines linked to an area, लिंक्ड बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि वहां से परपेंडिकुलर पास हो रहा हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या कहते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज द, बेटर होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड टू एन एरिया। इसका मतलब समझो, जैसे कि मान लो ये रूम है, इस रूम में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और फील्ड थोड़ा वीक है, तो कैसा होगा फील्ड लाइंस? मान लो कि ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस होगा। अब मैंने क्या किया, एक एरिया लाके यहां रख दिया। इस एरिया से मैंने देखा कि ये 5 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, इस एरिया से यहां से 5 लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो हम ऐसे बोलचाल की भाषा में क्या बोल देंगे कि फ्लक्स 5 है। ठीक है, अगर मुझे फ्लक्स को बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे 2 एरिया लेके आ जाऊंगा। तो इस हाथ से 5 लाइंस निकल रही थी, अब 2 हाथ लेके आ गए तो यहां से 10 लाइंस निकलेंगी, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स डबल हो गया। या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा स्ट्रांग कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने से क्या होता है, ये लाइंस थोड़ी पास पास हो जाती हैं, ये आप जानते होंगे। तो उसी एरिया से ज़्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी। तो किसी एरिया से कितने लाइंस क्रॉस हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आप पढ़ोगे वैसे इसको हायर क्लास में, तो उसको डिनोट किससे करते हैं, इसको सिंबल को फाई बोलते हैं, फाई और छोटा सा बी आ जाएगा, तो सिंबल फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई बी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया EMI और एक टर्म मैंने आपको क्या सिखाया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट को वहां से पास किया जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक कॉइल में पास हो रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिस पर कि आपने प्रीवियस पार्ट में मोटर का वर्किंग पढ़ लिया है। वहाँ क्या होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था और हम वहाँ से करंट को पास करते थे कॉइल में, तो उस पर फोर्स लगता था, जिस फोर्स से वो घूमता था, ये हम जान चुके हैं। फैराडे ने उल्टा सोचा। फैराडे ने सोचा कि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट मिलकर फोर्स को डेवलप कर देते हैं, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर करंट को डेवलप कैसे नहीं कर सकता। उन्होंने ये सोचा तो लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ़ है, तो पता नहीं क्या बोल रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और आज उन्हीं का ये थिंकिंग है कि हम लोग आज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये फैराडे की सोच है। ठीक है, देखिए, तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, पहले हम फैराडे के ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग फैराडे के कुछ लॉज को लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने क्या किया, सबसे पहला जो उनका ऑब्जर्वेशन था, कहते हैं एक्सपेरिमेंट था, जो भी आप कहें, तो उसमें क्या हुआ था कि एक उन्होंने कॉइल लिया था कुछ इस तरीके से, आप जानते हैं सोलेनॉइड है, और यहां पर एक उन्होंने रखा गैल्वेनोमीटर। क्या रखा, एक गैल्वेनोमीटर। आप देख रहे हो कि यहां कहीं भी बैटरी का कोई स्रोत है, कहीं से भी बैटरी का कोई नहीं है, यानी करंट इस कॉइल को कहीं से भी नहीं मिल सकता। यानी कि अभी इसमें अगर हमने लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, तो वो बिल्कुल ऐसा पॉइंट कर रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। करंट जाएगा तो या तो वो इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो वैसा था। अब फैराडे ने क्या किया, समझिएगा। उन्होंने क्या किया, इस तरफ एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट था और ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उन्होंने क्या किया, फैराडे ने इस मैग्नेट को इस तरफ मूव करना शुरू किया। अभी सिर्फ पढ़िए ऑब्जर्वेशन, कॉज पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेट को इधर मूव किया, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यहां पर डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। जैसे ही मैग्नेट यहां आया, उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया, ये कॉइल में इस तरफ डिफ्लेक्शन शुरू हो गया जैसे ही मैग्नेट को आगे ले आया गया। तो ठीक है, अब जब जब वो मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तब तक भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे ही मैग्नेट को चलाना रोक दिया, ये डिफ्लेक्शन बंद हो गया, वापस से जो है ये ऐसा हो गया, ये डिफ्लेक्शन वापस से ऐसा हो गया, हुआ इन डिफ्लेक्शन। फिर जब इसको वो लेके उधर गए, जब इस मैग्नेट को लेके वो दूर गए, तो डिफ्लेक्शन अब उल्टे डायरेक्शन में होना शुरू हो गया। जब तक ये बार मैग्नेट आगे पीछे मूव कर रहा था, तब तब यहां पर डिफ्लेक्शन आ रहा था, डिफ्लेक्शन जा रहा था, ऐसा हो रहा था। और जैसे ही इस मैग्नेट को कहीं पर रास्ते में रोक दिया जाता था, तो क्या होता था,
ये डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता था। ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था। अब हम बढ़ते हैं, उन्होंने दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, चलिए सेकेंड, वही कॉइल लिया और लगाया क्या, एक गैल्वेनोमीटर, और अब उन्होंने बार मैग्नेट को ना चलाते हुए उन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाया। आप ये अच्छे से पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, वहाँ एक सेल लगा होता है, एक सेल कनेक्ट होगा और उस सेल से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया होगा। सेल के होने से क्या होता है, यहाँ करंट फ्लो होता है और इसमें भी बार मैग्नेट जैसी ही मैग्नेटिक लाइंस बन जाती हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही वो इस पूरे सेटअप को, ऐसे देखो, इस पूरे सेटअप को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो जब उन्होंने इस पूरे सेटअप को आगे मूव करना शुरू किया तो क्या देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन इस तरफ आ गया, और जब इसको वापस दूर ले गए तो फिर से डिफ्लेक्शन इस तरफ आ गया। यानी कि बार मैग्नेट को आगे पीछे मूव करने पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर देखा गया कि सोलेनॉइड को, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको भी आगे पीछे मूव करने पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुआ, और जब जब इसको रोक दिया जाता था तब तब डिफ्लेक्शन बंद हो जाता था। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में, मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप यहाँ समझा रहा हूँ। नंबर थर्ड ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने किया, उस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट ने इनको शॉक में डाल दिया। देखो वो क्या था, इन्होंने ये कॉइल लिया, यहाँ उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लिया जो उन्होंने पहले 2 सेटअप में लिया था, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें सेल के साथ साथ एक उन्होंने स्विच भी अरेंज किया। ठीक है, अभी वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव नहीं कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ रखा था इसको यहाँ पर, ये भी यहाँ रखा हुआ था, दोनों ही रेस्ट पे हैं। ये तो खैर शुरू से ही रेस्ट पे है, वो भी रुका हुआ है इस बार तो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, ये ऐसे ही रखा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, इसका स्विच ऑन किया। जैसे ही उन्होंने इसके स्विच को ऑन किया, देखा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, बीच में कुछ नहीं है, ये खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है बीच में। जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। अब स्विच को कुछ देर तक ऑन किए रहने दिया, भाई ठीक है रहने तो, देखो क्या होता है। लेकिन जैसे ही स्विच को लंबे समय तक ऑन किया गया या किए रखा गया, देखा डिफ्लेक्शन बंद हो गया, डिफ्लेक्शन बंद हो गया। फिर उन्होंने स्विच को ऑफ किया, तो जिस मोमेंट पर स्विच को ऑफ किया गया उस मोमेंट पर देखा गया कि यहां फिर से डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, और जैसे ही स्विच को फिर लंबे समय तक ऑफ किया गया या रखा गया तो डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। कहने का मतलब यह है कि इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ सिर्फ उसी टाइम पर जिस टाइम पर स्विच को ऑन किया गया या स्विच को ऑफ किया गया। तो यहां मैं एक लैंग्वेज लिखता हूं कि एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, at the time of switching on and off, deflection was observed. Deflection was observed in first coil. पहले कॉइल में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, कब, जब स्विच, जिस टाइम पर स्विच को ऑन किया गया और ऑफ किया गया। एंड देयर, ये भी लिख लो, एंड there was no deflection, and there was no deflection
when the switch was kept on or off for long time, लंबे समय तक जब स्विच को ऑन या ऑफ रखा गया तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और जिस टाइम पर ऑन ऑफ हुआ उस टाइम पर डिफ्लेक्शन हुआ। यहां क्या लिख लोगे? डिफ्लेक्शन वॉज सोन, डिफ्लेक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड when the electromagnet was moved towards and away the first coil। टुवर्ड्स और अवे मूव किया गया तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। सेम यहां भी आप लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन वॉज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट वॉज मूव टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द फर्स्ट कॉइल, एंड देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द कॉइल वॉज केप्ट स्टेशनरी। ये भी लिख सकते हैं, एंड देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन when the coil was stopped। जब कॉइल को मूव कराना रोक दिया गया तो डिफ्लेक्शन बंद हो गया। सेम यहां पर देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द बार मैग्नेट वॉज स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स फैराडे ने किए थे, और इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा, और क्या थे वो ऑब्जर्वेशंस उसको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हम मैग्नेट को नियर और फार ऐसे अगर मूव कराते हैं किसी कॉइल के आसपास तो कैसे वहां पर इंड्यूस्ड करंट बनता है। तो ये फैराडे ने ऑब्जर्व करा था। फैराडे ने एक बात और ऑब्जर्व करी थी, क्या वो समझिए कि अगर यहां पर कोई कॉइल है और इस कॉइल में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को सेंस करता है कि करंट वहां आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर हम यहां पर एक मैग्नेट को जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कंटेन कर रहा है, इसको अगर हम काफ़ी तेज़ी से मूव करें, नज़दीक और दूर, इसको बहुत तेज़ी से अगर मूव करें तो देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन अगर हम इसको काफ़ी स्लो मूव करें तो ये डिफ्लेक्शन इतना नहीं होगा, वो डिफ्लेक्शन सिर्फ इतना होगा। तो अगर इसको स्लो मूव किया जाए, ऐसे स्लो अगर मूव किया जाए, दूर और पास किया जाए, तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। लेकिन अगर इसको काफ़ी फास्ट मूव किया जाए इन एंड आउट तो डिफ्लेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा। ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने का मतलब होता है कि करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फैराडे ने कुछ लॉज दिए ईएमआई के। तो मैं आपको वो लॉज दिखाता हूं। पहले हम यहां पर इस बात को लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर कि व्हेन द बार मैग्नेट was moved near and far from the coil at fast speed या at greater speed, more deflection was observed in the first coil. More deflection was observed in the first coil. पहले कॉइल में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ कि अगर स्लो मूव कराया गया तो कम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, फास्ट मूव कराया गया तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। तो
ये बातें हमने सीख ली, दीज ऑल वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फेराडे। ठीक है, देखो स्लो चलने का फ़ायदा अभी है कि मैं काफ़ी एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपने कहीं और जहाँ पढ़ा होगा या किताब में अगर देखो तो बहुत जल्दी ये सब बता दिया गया है, लेकिन जितना आप आराम से समझोगे उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो इन सब को समझते हुए हम लिखते हैं लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, जिसको कि हम एक और नाम से जानते हैं, वो है फैराडेज लॉज ऑफ EMI। इसको हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ EMI भी कहते हैं। तो ये लॉ आखिरकार क्या कहता है? जो जो फैराडे ने ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने लॉ के फॉर्म में लिख दिया। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था फैराडे का वो ये था कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होते हैं? तो भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जो किसी एरिया से पास करती हैं। ठीक है, तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तब तब या चेंज होगा कह दे तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। तो इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, पहला लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट current is induced whenever there is change in magnetic field, whenever there is change in magnetic field, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हो। Whenever there is change in magnetic field या magnetic flux linked to a coil, जब जब किसी कॉइल से लिंक्ड हुआ मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तब तब उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। ये पहला लॉ है। लॉ नंबर 2 क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, the magnitude of induced current is directly proportional to, the magnitude of induced current is directly proportional to rate of change of flux। जितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स बदलेगा उतना ही ज़्यादा करंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, मान लो कि वही एक कॉइल है और यहाँ लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक मैग्नेट का पीस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसको हमने बहुत दूर रखा हुआ है। तो जब ये बहुत दूर है तो मान लो कि वहाँ का फ्लक्स है 0, और जब ये बहुत पास धीरे धीरे लेके आएंगे तो फ्लक्स या फील्ड, एक ही बात है हम बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का असर है यहाँ से 0, और जैसे जैसे इसको पास ला रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड 100 हो गया। तो जब तक इसको आप मूव करते रहोगे तब तब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके आसपास का वो बदलता रहेगा और आपको इंड्यूस करंट मिलता रहेगा। रास्ते में जैसे ही आपने इसको चलाने से रोका, जहाँ पर भी रोका आपने, वहीं पर इसमें करंट आना बंद हो जाएगा। इसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लो कि आप 4 घंटे पढ़ते हो दिन में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आया, मैंने आपसे कहा कि सुनो आज से तुम पढ़ोगे 5 घंटे। क्या हुआ? मैंने आपके बगल के फील्ड को बदला, आपके अंदर एक करंट डेवलप हो जाएगा कि अरे कैसा आदमी है, कितना बढ़िया, हम 4 घंटे पढ़ रहे थे अब 5 घंटे पढ़ने को बोल रहा है। तो जैसे ही मैंने आपके आसपास के फील्ड को चेंज किया, आपके अंदर एक करंट डेवलप हो गया, आपके अंदर एक उदासी का कहते हैं, एक टेंशन का, एक फिक्र का जो है वो आपके अंदर करंट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए बोला है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे आगे कहूँ कि सुनो कल से तुम मात्र 3 घंटे पढ़ोगे, तो क्या होगा? आपको थोड़ा सा खुशियाँ लगा रहे, मज़ा आ गया, कितना अच्छा आदमी है, तो घटा दिया समय पढ़ने का। ठीक है, तो मैंने समय कम किया, आपके अंदर खुशी का करंट दौड़ पड़ा। मैंने बढ़ाया था आपके अंदर दुख का, उदासी का करंट बढ़ गया। लेकिन मुद्दा क्या है? करंट बना कि नहीं बना? तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है कि बढ़ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता।
करंट मतलब क्या, चाहे बदले बस एक बार। 4 घंटे आप पढ़ते थे, मैं आपसे आके बोलूं सुनो कल से 4 घंटे पढ़ोगे, बोलोगे हाँ मुझे पता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके आसपास के फील्ड को चेंज ही नहीं किया। वही मैं आपसे बगल में आके चेंज करता, बोलता कि भाई कल 6 घंटे पढ़ोगे या कल से तुम 1 घंटे पढ़ोगे, तो भले ही एक में खुशी होता, एक में आपको दुख होता, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ करंट आपके अंदर बनता। ये मैंने आपको फैराडे का पहला नियम समझा दिया इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट देखो, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और मैं आपसे आके कहूँ कल कि तुम कल से 10 घंटे पढ़ोगे, मैंने आपके फील्ड को कितना बदल दिया, 6 घंटे से बदल दिया। वो भी कितने समय में, मात्र एक पल में आके ही मैंने बोल दिया कि 1 दिन के अंदर आपको ये ड्यूरेशन बदलना है। आपके अंदर ढेर सारा करंट बन जाएगा। आप सोचोगे कैसा आदमी है यार ये तो इतना ज़्यादा करंट बदल रहा है मेरे, तुरंत इतना कहीं कोई करंट बदलता है क्या? आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, क्योंकि मैंने करंट तो बदला लेकिन बहुत कम समय में बदल दिया। ठीक है, अच्छा अब समझो, करंट बोल रहा हूँ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कम समय बदल दिया। अगर मैं आपसे आगे कहता कि आज 4 घंटे पढ़ रहे हो, कल 4 घंटे 10 मिनट पढ़ लेना, तो आपके अंदर फिर भी करंट तो थोड़ा सा, कहते हैं थोड़ा सा बनेगा, लेकिन उतना नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपके फील्ड को बदला तो, लेकिन बहुत कम समय, देखो ना, मात्र 10 से बदला। यही बढ़ाते 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 1 महीने का मैंने समय लिया और आपको 10 घंटे पर डे पर पहुंचवा दिया। पहले वाले केस में भी 10 घंटे पर डे पहुंचवाया था, लेकिन मात्र 1 दिन के अंदर। इस वाले में भी मैं आपको 10 घंटे पे पहुंचवा रहा हूं, लेकिन 1 महीने के अंदर। करंट ज़्यादा आपको उस वाले केस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि चेंज दोनों में बराबर है, लेकिन एक में बहुत कम समय में कर दिया गया है, तो ढेर सारा आपको करंट फील होगा अपने अंदर, और इसमें बहुत लंबे समय बदला है। सेम देखो यहाँ पर, यहाँ फील्ड क्या है 0, यहाँ फील्ड क्या है 100, और तुरंत ले आओगे तो क्या हुआ 100 बदलाव कर दिया 1 सेकेंड में, ढेर सारा करंट आ जाएगा। और यहाँ है 0 और यहाँ ऑफकोर्स 100 होगा, लेकिन हम आराम से धीरे 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 मैग्नेट को मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उतना करंट नहीं बन रहा है, कम करंट बन रहा है। सो ये था फैराडे का दोनों नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना कुछ पढ़ाने के बाद बच्चा बोलता है ठीक है सर, मान लिया कि करंट मतलब ठीक है कि फैराडे का नियम है, ज़्यादा करंट आ गया कम करंट आ गया, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है सर ये करंट कैसे आ गया, आखिरकार ये करंट कैसे आ गया, हम यहाँ मैग्नेट को चला रहे, करंट कैसे आ गया। ये सवाल का जवाब है लेंज लॉ में। लेंज लॉ आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2 मिनट पढ़ने से अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। मैं बोलता हूँ सिलेबस में क्या चाहिए क्या नहीं है, लेकिन लेंज लॉ समझने से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको लेंज लॉ पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, करंट कैसे आता है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर एक कॉइल था, ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ था, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब देखिए अभी इस कॉइल के सामने कोई भी मैग्नेट है क्या, नहीं है। जब मैग्नेट नहीं है तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। अब क्या हुआ, आप यहाँ पर नॉर्थ पोल मैग्नेट का लेके आ गए, चलो वो तो ठीक था। अब आप इसको मूव करके इसके पास भी ला रहे हो। देखो सिंपल नियम है कि आदमी बदलाव से डरता है, बदलाव कोई नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जो एक पैटर्न सेट हो गया है वही करते रहें। बदलाव से हर आदमी अवॉइड करता है कि नहीं भाई बदलाव नहीं चाहिए अपने को, इनर्शिया बोलते हैं इसको। अगर एक बॉल को आप चला दोगे तो वो थोड़ी ना रुकना चाहता हो, तो मजबूरी में रुक जाता है। फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस चीज़ें हैं, तो इनर्शिया यहाँ भी काम करता है। ये कॉइल चाहेगा कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ था ही नहीं, वो मेरे पास आना भी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, इसके नॉर्थ पोल को इसके पास ला रहे हो, ये उसको मना करेगा कि भाई मत आ, क्यों आ रहा है मेरे पास, उसको मना करेगा। तो नॉर्थ पोल को मना करने के का क्या उपाय है, इसमें से हाथ तो निकलेगा नहीं उसको भगाने के लिए। तो नॉर्थ पोल को मना करने का एक ही तरीका है कि ये खुद को नॉर्थ पोल बना ले।
खुद को क्या बना ले, खुद को नॉर्थ पोल बना ले। अब ये खुद को नॉर्थ पोल, कोई सर्कुलर कॉइल खुद को नॉर्थ पोल कैसे बनाएगा भैया? तो आप तो जानते हो कि अगर वो कॉइल ऐसा करंट चलाना शुरू कर दे तो इसमें जो मैक्सवेल के नियम के हिसाब से यहाँ से याद है ना, पढ़ा कि भुला दिया सब कुछ। मैक्सवेल के नियम के हिसाब से सर्कुलर कॉइल में अगर करंट ऐसे चलना शुरू हो जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ उस तरफ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जिस तरफ से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती हैं उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। तो अगर ये कॉइल अपने में ऐसा करंट बना ले तो क्या होगा, वो इस आने वाले नॉर्थ पोल को अपोज कर सकता है, खुद को क्या बना के, नॉर्थ पोल बना के। तो इस आते हुए नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए ये इसका पीछे वाला हिस्सा है कॉइल का, और ये इसका आगे वाला हिस्सा है। तो ये अपने अंदर एक ऐसा करंट बनाता है, आगे से गिरता हुआ करंट, ऐसा आगे से गिरता हुआ, आगे से गिरता हुआ, पीछे से उठता हुआ, आगे से गिरता हुआ, ऐसा करंट बनाता है ताकि इसके अंदर फील्ड लाइंस ऐसी नॉर्थ की तरफ बनती हुई जनरेट हो और इसको अपोज करे। तो जैसे ही इसको हमने मूव किया, इसने अपने अंदर करंट चलाया, इसको अपोज किया। लेकिन अपोज किया, आप माने क्या, आप तो फिर भी इस नॉर्थ को ले आ रहे हो। ये बोल रहा मत आ भाई, चल ठीक है यहाँ तक आ गया, मत आ भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई। आप फिर आगे लेके आ रहे हो, इसके अंदर फिर से एक करंट बना। आप फिर आगे लेके आ रहे हो, इसके अंदर फिर से एक करंट बना। तो जितनी बार आप इसको लगातार आगे मूव करते जाओगे, ये खुद को नॉर्थ पोल बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। हर बार एडजस्ट करेगा, उसके आने से ये आया, एडजस्ट किया, बोला रुक जाओ मत, हो गया यहाँ तक आए, कोई बात नहीं, अब रुक जाओ, नहीं फिर आगे आएंगे, लो फिर से करंट बनाया, फिर से आ गया, फिर से करंट बनाया। तो जब जब इसको आप लाते रहोगे तब तब ये अपने अंदर करंट बनाता रहेगा कंटिन्यूअस। अब देखिए, ये आपको रिपेल कर रहा है और आप इसको लगातार मूव करते हो, मतलब क्या कि रिपल्सन के अगेंस्ट आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो। जब भी कभी रिपल्सन के अगेंस्ट आप अपना ये जो आपने जो एफर्ट लगाया, आपने जो अपने मस्कुलर एनर्जी को इन्वेस्ट किया इस रिपल्सन के अगेंस्ट काम करने में, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो दिखेगा। वो एनर्जी कहाँ दिखेगा, तो वो एनर्जी इसमें करंट के रूप में बन जाता है। तो लेंज लॉ जो है, या इसमें जो करंट इंड्यूस होता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत इंड्यूस होता है। कोई नया थ्योरी नहीं कहीं से आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, ये मैग्नेट पूरा का पूरा यहां पर आ गया मान लीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, ये बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ गए हो तो ठीक है, कम से कम रुको अब तो, क्योंकि देखो ये चेंज को रोकता है ना, चेंज से नफरत है इसको। यहां तक आए कोई बात नहीं, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसको उधर ले जा रहे हो। नॉर्थ पोल उधर जा रहा है, इसको ये बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। तो ये खुद को अब क्या बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा, ताकि ये उसको खींच सके, क्योंकि बोला ना चेंज को रोकता है। अब ये खुद को साउथ पोल कैसे बनाएगा, तो जो करंट ऐसे बना रहा था अब वो करंट ऐसे बनाएगा आपकी तरफ से ऊपर, ताकि इसको ऐसे सेट करें तो थंब अंदर जाए, यानी फील्ड ऐसे निकले तो ये साउथ पोल जैसा बिहेव करे। पता है ना, जहां फील्ड अंदर जा रही होती हैं वो फेस साउथ की तरह दिखता है, और जहां से लाइंस बाहर निकल रही होती हैं वो फेस नॉर्थ की तरह जैसा दिखता है, ठीक है। तो अब जैसे ही आप नॉर्थ पोल को उधर ले जाओगे, इसमें करंट ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, और देखा आपने करंट का डायरेक्शन बदला। अब देखो फिर से दूर ले गए, ये बोला मत जाओ, खींच रहा है इसको, लेकिन आप फिर भी दूर ले जा रहे हैं। अब आप इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, और बार बार ये करंट बना बना के आपको रोक रहा है, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो। तो आपके द्वारा वो जो अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो आप इस मैग्नेट को आगे ले गए, तो आपने जो एनर्जी इन्वेस्ट किया वही एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये है लेंज लॉ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। लिखेंगे व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर द कॉइल, it opposes the cause। कॉज क्या है, आपका मूवमेंट, इस मूवमेंट को अपोज करता है वो, कि क्यों बदल रहा है। नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है किसकी वजह से, हमारी वजह से, तो कॉज को ही अपोज करता है, वो चल नहीं देगा उसको आगे। व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर द कॉइल, इट अपोजेस द कॉज
बाय मेकिंग इटसेल्फ नॉर्थ पोल। ठीक है, लिखेंगे फॉर दिस द कॉइल runs a current through it, and opposes the movement of north pole। ठीक है, लिखेंगे but we still move the magnet by applying या by doing work against magnetic repulsion, यहाँ लिख लो फिर दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यही क्या है? दिस इज द लेंज लॉ। अब कितना क्लियर हो गया ये पिक्चर कि लेंज लॉ क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल नियम है, कॉइल चाहता है एक तो पहले आए नहीं और भैया आ गया तो जाए नहीं। सिंपल, बदलाव को रोकता है। जैसे ही नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाओगे वो खुद को तुरंत नॉर्थ पोल बनाएगा, लेकिन आप लगातार लाते रहोगे उसको आगे, वो रिपल करता रहेगा, फिर भी आप उसको लेके आ रहे हो तो वो उस रिपल्सन के अगेंस्ट जो आपने काम किया वही एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब आप सोचोगे सर कि हम जब इसको मूव करते हैं कहाँ एनर्जी लॉस होता है, जरा करके देखो, जरा मैग्नेट को रख के और 2000 बार ऐसे करके देखो तुम्हारे हाथ को क्या होता है, रिपल्सन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही आपको ध्यान रखना है कि आपने जो काम किया उसके रिपल्सन या अट्रैक्शन के अगेंस्ट जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे तो वो आपको साउथ पोल बना के खींच रहा था, और जब आप नॉर्थ पोल को ला रहे थे तो वो आपको नॉर्थ पोल बना के अपोज कर रहा था। इसी चक्कर में उसके अंदर करंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस पार्ट में रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग का अब राइट हैंड रूल क्या है, कैसे करंट बनता है, जनरेटर कैसे काम करता है, और फिर चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी आपके करीबी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं जिनको इस चैप्टर को समझने में दिक्कतें आ रही हैं, तो डिटेल्ड वीडियो है। वीडियो का लेंथ आप देखना, इस पूरे इतने बड़े वीडियो में मैंने सिर्फ कॉइल और फैराडे के लॉ को समझाया है, वो भी 10th क्लास में। आप इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं कितने डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो जो भी आपके दोस्त हैं उनको अगर इसमें समझने में दिक्कत है, आप उनसे वीडियो शेयर करें और उनको भी कहें कि भाई आप इसने सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।